गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 का प्रश्न नंबर 2 का 5th पार्ट, 5वां पार्ट। हमने 4 कल बताए थे, आज 5th होगा। बहुत ही ईजी है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखना, ये सवाल हम पढ़ते हैं इसी में ही आंसर होता है। नंबर 1 तो क्या होगा इसका उत्तर, देखिए लास्ट सवाल है एक्सरसाइज 3.4 का। ध्यान से पढ़िए बिल्कुल। क्या कह रहा है, अब फीलिंग के साथ करें। फीलिंग के साथ मतलब हमें एक कहानी की तरह नहीं पढ़ना है, फीलिंग हम ही इन्वॉल्व हो जाए जब क्वेश्चन में, तब एक अलग फीलिंग के साथ हम करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। देखो, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का, हम किराए पर पुस्तकें मिलती हैं बेटा, कॉमिक्स मिलती हैं, आपने पढ़ी हो, उपन्यास, नॉवेल वगैरह। तो प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। जैसे प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया मतलब जो है वो 3 दिन तक यही रहेगा। उसके बाद अगर आप आओगे तो पर डे का चार्ज लगेगा। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो हम कोई किराए पर वो ले आए, जैसे जैसे वो होता है हमारा क्या कहते हैं, कैटरिंग का सामान होता है। हम कुर्सी ले आए 5 किराए पे, 10 कुर्सी। तो भैया वो कहता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, 3 दिन तक तो वही किराया है, 10 रुपये कुर्सी पड़ेगी 3 दिन तक, वही 10 रुपये की एक कुर्सी है 3 दिन तक। तो एक कुर्सी 3 दिन तक 10 रुपये देंगे। और बोला 4 दिन होते ही 2 रुपये पर डे लगेंगे साहब। समझना बच्चों, 2 रुपये पर डे अतिरिक्त किराया लगेगा, चार्ज लग जाएंगे। 3 दिन आप रखिए, 10 रुपये लूँगा, और चौथे दिन लाओगे तो 10 तो हो गए और 2 अतिरिक्त 12 रुपये हो गया। 5वें दिन लाओगे तो 14 रुपये हो गया। आप समझ रहे होंगे बच्चों, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त चार्ज लगेगा। बड़ा सरल है, ध्यान दीजिए। तो ऐसे ही एक पुस्तकालय में, एक किताब वाले में एक नियत किराया रखा है उनने। अब वहाँ तो हमने मैनेज सपोज कर लिया था 10 रुपये, अब यहाँ हमें XY में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या पूछा है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो माना नियत किराया, बहुत ईजी है, नियत किराया बराबर X रुपये, और अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया बढ़ रहा है जो, अतिरिक्त प्रत्येक लगा लो आगे, प्रत्येक अतिरिक्त, सवाल में ये देखो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। आप ये ना सोचो आप अपनी तरफ से लिख रहे हैं, सवाल ही उतार रहा हूं मैं, बराबर Y रुपये। क्लियर है, हमने सवाल पढ़ाने सीधे नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ये हो गया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। बड़े ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, आपको समझ में आएगा। देखो, इसने ये तो कंडीशन रख दी, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सरता, कोई नाम है लड़की का, सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। भाई उनने क्या किया, 7 दिन तक पुस्तक रखी, समझना। तो नियत किराया X रुपये तो लाया, वो कितने दिन का किराया होगा, 3 दिन का। और पुस्तक कितने दिन रखी सरता ने, 7 दिन। भैया तो अतिरिक्त दिन कितने हो गए, 4 ही तो हो गए। ध्यान से समझना बेटा, 3 दिन का तो X ही रुपये है, ठीक है। और अतिरिक्त दिन क्या होगा, 7 दिन रखी, 3 4 7, 4 दिन हो गए। और अतिरिक्त दिन का एक दिन का किराया Y है, तो 4 दिन का 4Y, और प्लस जुड़ के कितना हो गया, 27। ये हो गई समीकरण 1। बोलो वही समझ में आया। फिर समझा देता हूँ प्यारे बच्चों, नियत किराया X रुपये है, और ये किराया कितने दिन तक का है, 3 दिन का। अब सरता ने किताब कितने दिन रखी है, 4 दिन। तो भाई 3 में कितने जुड़े, 7 हो जाए, 4, यानी 4 दिन अतिरिक्त रख दी, तो 4 दिन। अब एक दिन का अतिरिक्त किराया कितना, Y रुपये, 4 दिन का 4Y। तो ये किया X + 4Y बराबर 27, समीकरण 1। पुनः, बहुत सरल है, कितना बड़ा सवाल लग रहा है। पुनः प्रश्नानुसार, सॉरी, लग तो रहा है कितना बड़ा है। देखो पेज पढ़ोगे ध्यान से, देखो एक समीकरण बन गया। अब दूसरी देखो, जबकि सूसी भी कोई बच्ची का नाम है, ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी। 5 दिन रखे भाई, 3 दिन का तो किराया कितना है,
एक्स, और उसने 5 दिन रखी तो कितने दिन एक्स्ट्रा रखी? 2, और 1 दिन का अतिरिक्त किराया वाई यानी 2y बराबर कितने रुपए अदा किए उसने? 21। समीकरण हो गई 2। क्लियर है? अब इसे आप सॉल्व कर लो विलोपन विधि से। आशा आपको समझ में आया होगा। एक्स कट जाएगा क्योंकि यहाँ एक्स का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या लिखें? समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, बेटा लिख लो, आप सब जानते हो x + 4y बराबर 27 और x + 2y बराबर 21। बेटा अभी तो x जुड़ रहा है, दोनों प्लस के हैं, तो काटने के लिए क्या लिखेंगे? घटाने पर, और घटाने में चिन्ह क्या होते हैं? बदलते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये कट गया, अब प्लस के ज़्यादा है, 4 में से 2 गया 2y, ये आप जानते हो, बराबर 27 में से 21 गया 6, तो y बराबर कितना आ गया? 6/2, तो y बराबर 3 हमें प्राप्त हो चुका है। अब y का मान किस में रख दें? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये देखो, तो x + y 4y, सॉरी x + 4 और y कितना? 3, इनके बीच में गुणा तो होता है, आप जानते हैं, 4 × 3 बराबर 27, तो ये हो जाएगा x + 4 × 3 12 बराबर 27, ये 12 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 27 - 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 27 में से 12 गए बेटा 15। ये हमारे पास x और y के मान प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए नियत किराया कितना हो गया? x वाला, और x का मान आया 15 रुपये। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, इसलिए नियत किराया बराबर x का मान 15 रुपये आया है, और अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 22 रुपये, और y का मान कितना आया बच्चों? 3, ये लिखा है 3 रुपये। यही हमारे पास आंसर हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको अगर आंसर चेक करना है ये हमारा सही है या गलत है, उसको भी देखो। समीकरण 1 या 2 पकड़ लो, एक ही पकड़ लेते हैं। तो x का मान कितना आया है? x लिखा है, तो x का मान कितना आया? 15, मैं रब ध्यान से देखना, 15 + 4, और y का मान कितना आया? 3, देखो 3। अब 15 और + 4 × 3 12, 15 और 12 कितने होते हैं? 27, तो 27 ही आ रहा है, देखो ये। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और इसमें रखना चाहो तो इसमें रख लो। x का मान कितना आया बेटा? 15 + 2, और y का मान 3, 3 दूनी 6, तो 15 + 3, y का 3 आया ना मान, 2 × y का मान 3 आया, 3 दूनी 6, और 15 और 6 21, तो 21 ही आ रहा है। इसका मतलब हमने पेपर में ही चेक कर सकते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। और इस तरीके से आपकी प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.4 फिनिश हुई। अब 3.5 शुरू करेंगे, तो मन लगा के पढ़िए ध्यान से। और 3.5 क्या है? वज्र गुणन विधि। देखो, हम प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि सीख चुके, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ठीक है। 3 विधियां होती हैं बेटा, है 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? एक तो प्रतिस्थापन, जो हमने पहले पढ़ी थी, प्रतिस्थापन विधि हम पढ़ चुके हैं। विलोपन विधि, देखो ये सवाल हमने विलोपन विधि से ही हल किया है, और ये सबसे इजी विधि है। अब तीसरी विधि है गई वज्र गुणन विधि। इस पे बात करेंगे अगली एक्सरसाइज में। क्या होती है वज्र गुणन विधि? चलो एक सवाल में बता भी देता हूँ आपको, ध्यान से समझना। तो लेकिन आपको आना चाहिए बिल्कुल, कोई परेशानी है आप बड़े आराम से पूछ सकते हैं। और वीडियो को ना सब्सक्राइब कर दें, एक बार सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं जो वीडियो डालूंगा वो आपको मैसेज आ जाएगा। कुछ बच्चे नहीं देख पाते हैं ना, तो वो आपके मित्र वगैरह भी देख लेंगे, जो है बाद में भी देख सकते हो आप। तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको एक्सरसाइज 3.5 का एक क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब होगी एक्सरसाइज 3.5, बहुत इजी है। मैं एक एक सवाल बता रहा हूँ, और वो विधि होगी वज्र
गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अब इसका एक सवाल पकड़ते हैं। क्या है बेटा, मैं एक सवाल आपको निकाल लूँ। क्या है, देखो ये है, निम्नलिखित रेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, इसका कोई हल नहीं है, या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से हल कीजिए। देखो हम ये पीछे कर चुके हैं, मैं क्वेश्चन एक उतार के बताता हूँ आपका। इसका हमें सबसे पहले ये निकालना है, इसका अद्वितीय हल है, पीछे हम कर चुके हैं। तो मैं एक बार बता दूं, अद्वितीय हल कब होता है, जब एक रिवीजन फिर से दे दूं, जब A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, तब हम कहते हैं अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ये हमने एक्सरसाइज कर चुके हैं, पीछे का ही आ गया है। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो इसका मतलब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और जब आ जाए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो अनेक हल है या अपरिमित हल है, अनेक हल है। यह आप पढ़ चुके हैं, याद आ रहा होगा 3.1 के पहले ही दिन पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में ना। और दो समीकरण होती हैं, उनमें से हम तुलना करके ही निकालते हैं। तो ये सवाल हम ऐसे ही करेंगे। पहला सवाल है हमारे पास, प्रश्न पहला ही है निम्नलिखित, मैं लिख ही देता हूं, चलो। निम्नलिखित, किसी पे बुक ना हो तो, निम्नलिखित देखो बेटा, ये सवाल था, निम्नलिखित रेखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से हल कीजिए। तो ये समीकरण है, तो ये हम पीछे कर ही चुके हैं, ठीक है ना, क्लियर है बेटा। तो आप ये कर लेना। वो प्रश्न उतारने के लिए मैंने पॉज कर दिया था, फिर मैंने पूरा क्वेश्चन हल कर दिया, पॉज हटाने का ध्यान ही नहीं रहा बेटा। तो मैं समझा देता हूँ। ये समीकरण 1 और 2 है ये। तो समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 व समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर ऐसे करते हैं। तो A1 बराबर कितना हो गया, 1, x का गुणांक 1 है, B1 बराबर -3, C1 बराबर -3, ठीक। ऐसे A2 बराबर 3, B2 बराबर -9 व C2 बराबर -2। अब हम A1/A2 निकालेंगे मान, तो कितना आ गया, 1/3। फिर हम निकालेंगे B1/B2 बराबर -3/-9, माइनस से माइनस कट गया, 3 के पहाड़े से कट गया 1/3, दोनों सेम आ गए। जब दोनों सेम आ जाते हैं तो C1/C2 निकाला है, ये निकाला, माइनस से माइनस कट गया 3/2, ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हम देखते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। बोलो भाई, ये दोनों तो बराबर हैं, ये अलग आ गया। तो इसलिए इस युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए इस युग्म का कोई हल नहीं है। ऐसे ही आप और सवाल करेंगे, ठीक है। और आप घर पर ही रहिए और अपना काम कीजिए ध्यान से, ठीक है बेटा। धन्यवाद।